नाजरीन, ये है रेड लाइन। इमरान खान अदालत पहुंच गए। इमरान खान हमारे रोल मॉडल हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की आवत जावत पर ही हॉकी कमेंट्री चलती रहती है। अदालत से जब उनको शह मिलती है और तारीफ़ें होती हैं तो लोग कहते हैं वाह वाह। क्या पाकिस्तान के अंदर यही एक खबर है? ये खबर नहीं है। इस खबर के पीछे एक और बड़ी खबर है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर बड़ी तबाही होगी। क्या इंतखाबात का करवाना बहुत बड़ी खबर है? ये भी बड़ी खबर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद दहशत गर्दी दोबारा से कैसे वापस आ गई। हम ये जानना चाहेंगे कि दहशत गर्दी के ज़रिए मईशत हाईजैक हो रही है, इंतखाबात हाईजैक हो रहे हैं और कौम का जहन जो है वो मुंतशिर हो रहा है। इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आज प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि इस तमाम कज़िए का आगाज़ कहाँ से हुआ। उनका एक बयान बड़ा अहम सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। उसकी भी वजाहत उनसे लेंगे। हुकूमत अगर अपने आप को बेबस समझती है तो इसका मुर्द इल्ज़ाम किसको ठहराना चाहिए? हम आपको एक ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमें बता रहे होंगे कि इस हुकूमत का कप्तान जो है यानी प्राइम मिनिस्टर वो नालायक और कमज़ोर है। इस वजह से हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। ट्रेंड्स के अंदर भी हम जाएंगे जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल क्यों करेंगे और आपको बताएंगे कि शौकत सदीकी साहब ने, रिटायर्ड जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, औरिया को क्या जवाब दिया। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रियाज पीर ज़ादा साहब आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं। उनका ये मानना ये है कि जनरल फैज़ हमीद टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर सेटल करवाना चाहते थे नेगोशिएशंस के ज़रिए। शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद नहीं कर रहे थे, जनरल बाजवा की पॉलिसी थी और इमरान खान उसके बिल्कुल मुखालिफ थे। इमरान खान के बयानात हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें वो ख़ुद कहते रहे हैं कि टीटीपी को हमने इंगेज करना है और पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को लेके आना। बतौर वज़ीर दिफा आपकी नज़र से फ़ाइलें तो गुजरी होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होंगी, ये सारा मामला, इसमें ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ाइलों और डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूँगा। मैं ऐनी शहादत हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने, साथ और भी एक क़यादत थी पाकिस्तान आर्मी की जिन्होंने हमें ब्रीफिंग दी, और एक नहीं मेरा 2-3 दी, और उसमें ऑब्वियसली पीटीआई सरकारी पार्टी थी, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। इमरान खान वज़ीर आज़म थे। इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वहाँ पे ये डिस्कस हुआ। और ये प्लान जो अभी आपने फरमाया है, ये प्लान जो है वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये प्लान है हमारा और हम ये करने जा रहे हैं। तो दे वांटेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि हम इंडोर्स करते हैं कि नहीं करते, लेकिन कम से कम वो चाहते थे कि वी शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड कि इनको लाया जाए या इनसे बात की जाए, कि हमारी बातचीत हो रही है और उनके साथ और ओवर द मंथ्स और मे बी इवन लॉन्गर, जब से काबुल जो है वो फॉल हुआ है, ये फॉल हुआ है या काबुल में हुकूमत आई है, अफगान हुकूमत आई है, तो वो उस वक़्त से ये इनका राब्ता जो उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि हमारा उनके साथ वाज़ेह हो गया था कि प्लान ये है। प्लान है। क्या इम्कान है कि इमरान खान को इसका पता ना हो? सर को कहीं वो कुछ छुप के तो नहीं बात कर रहे थे ना। वो तो 50-60 लोग बैठे हुए थे, असेंबली के मेंबर्स बैठे हुए थे, सेनेटर्स बैठे हुए थे, वज़रा बैठे हुए थे। ये जिन वज़ीरों के आप नाम ले रहे हैं सारे उधर बैठे हुए थे। तो ये तो एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस हुई ना कि भाई मैं तो वहाँ पे नहीं था। और इमरान खान तो खैर बहुत बड़ा आर्गूमेंट बिल्ड करते रहे हैं कि टीटीपी के साथ या दहशतगर्द तंजीमों के साथ जिनको आपने बैन किया हुआ है उनके साथ इंगेज करें। पहले वो कहते थे कि तालिबान के ऑफिस भी खोलें पेशावर के अंदर। नहीं, उन्होंने बल्कि मिसालें दी हैं दुनिया में जहाँ जहाँ टेररिज्म था कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया और वो लोग सेटल डाउन हो गए। ये मिसालें भी देते रहे हैं वो इसमें। और मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। ये तो इट्स मैटर ऑफ कन्वीनियंस है ना कि मुकर जाना कि ये नहीं है। वो मेरा ख्याल है आप अगर गिनना शुरू करें तो गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके जिन जिन चीज़ों से वो मुकरे हैं या जिन चीज़ों पे उन्होंने यू टर्न लिया है वो एक लामतनाही सिलसिला है उनके। ही हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडियोलॉजी, कोई नज़रियाती आदमी नहीं है वो। ही इज़ ए अपॉर्चुनिस्ट, अव्वलन भी और आखिर भी अपॉर्चुनिस्ट है। और अपॉर्चुनिज्म में अगर जनरल बाजवा उनको सूट करते थे तो जनरल बाजवा को वालिद साहब की जगह बिठाने को भी तैयार थे।
और अगर जनरल बाजवा उनको सूट नहीं किया तो उनको गाली देने भी के लिए भी तैयार हो गए, बल्कि जो कि आजकल हो रहा है, जो आजकल हो रहा है। तो इसलिए उनका ये उनके मतलब ये कोई शख्स जो है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वो ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि वो जो इस वक्त बात कह रहे हैं कल उस बात पे खड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो इमरान खान की हुकूमत, वन पेज हुकूमत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, इमरान खान का मैंडेट लेके आपको उन्होंने ब्रीफ किया जी कि हमारा ये प्लान है, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना। इसके ऊपर मुझे याद है मोहसिन दावड़ ने बड़ी लंबी तकरीर की इसके ऊपर, बल्कि उन्होंने एहतजाज किया कि जो हमारे वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये लोग वापस आके को अमन से नहीं रहेंगे, वही सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और शुरू हुए हैं इस वक्त, जो है बत्ते भी शुरू हुए हैं। मुझे बड़ी वसूख के साथ किसी ने बताया कि वो बाज़ औक़ात जो है टोल पे आके बैठ जाते हैं और पूरी रात जो है पूरा दिन टोल वसूल कर देते हैं, फिर वो उठा के धैले उठा के चले जाते हैं। कोई ठेका होने वाला हो तो वहाँ भी आके बैठे होते हैं कि भाई ये ठेके में जो है हमारा। अब इन हालात की ख़राबी ने मुल्क की मईशत को हाईजैक किया हुआ है, उसके अपने ही मसाले लेकिन उसने हाईजैक किया हुआ है। हालात की ख़राबी ने इंतखाबात को हाईजैक किया हुआ है, हालात की ख़राबी ने इस डिबेट को हाईजैक किया हुआ है कि मुल्क के अंदर कानून आपने नाफिज कैसे करना है। सिक्योरिटी एजेंसीज कहते हैं कि हालात ख़राब है, लिहाजा हमने तमाम तर जो टेलीफोन टैपिंग है फॉर इंस्टेंस वो हमने करनी है, क्योंकि दहशतगर्द जो है वो बात कर रहे हैं और हमने उस एटमॉस्फेयर के अंदर किसी को छूट नहीं देनी। तो इसकी जिम्मेदारी का आपके ख्याल में पिन डाउन करना चाहिए कि फैसला सही था, नहीं था, इमरान खान उसमें का हिस्सा थे, नहीं थे? देखें, हालात जो बता रहे हैं उससे मैं कभी भी जहाँ सुलह से बातें तय हो सकती हों और तहजीब और एक नेशनल उसमें एम्बिट में, उस एक दायराकार में, आइन के दायराकार में चीज़ें सेटल हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने भी ये फ़ैसला किया, फिर हालात बताते हैं कि वो फैसला गलत था। और उस वक़्त भी स्वात के लोगों ने गलियों बाज़ारों में आके इस फैसले की मुखालफत की थी। फिर वाना में भी मुजाहरे हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है निहत्ते लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं है वो बाहर निकले, और तकरीबन KP की तमाम पार्टीज़ जो थी उस स्टेज पे मौजूद थी जहाँ पे स्वात में ये एहतजाज हुआ था। तो मेरे से या आपसे वो लोग बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि उनके सामने हो रहा है, घरों में हो रहा है, मोहल्लों में है। उनकी जो मर्जी या उनकी चॉइस जो है या उनकी जो, मेरा ख्याल है उसकी जो तरजीह जो है वो बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा होनी चाहिए कि जो लोग पहले जिन्होंने फेस किया, इस सिलसिला स्वात से स्टार्ट हुआ था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सक्सेसफुली उसको जो है आप हिसाब लगाएं कि वहाँ पे जो कोर कमांडर थे उस वक्त, उनके बेटे को मारने के लिए परेड लेन में वो जो हमला हुआ था, कहाँ तक दूर तक बात गई हुई है। मैं जानता हूँ उनको, कोर कमांडर को, मेरे कॉलेज के वो पढ़े हुए हैं, उनके बेटे को मारने के लिए, और उनका बेटा शहीद हुआ उधर। जी, बड़ा ही अंदरनाक बाबा जी, ये आप देखें, इस बैकड्रॉप में देखें, इस बैकड्रॉप में देखें कि लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, बड़ी कमिटमेंट हुई है। कोई इजी काम नहीं है कि आप बैठ के जो है एक कमरे में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के फैसला कर दें कि आपने लोगों को जो है इनके रहम करम के ऊपर छोड़ देना है, बिकॉज का आपका कोई जो है। और जनरल फैज साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वहाँ पे होटल में खड़े होकर सरीना में उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया, दसन आके फिर कितने ठीक हो जाएगा। आपका एक बयान है मेरे सामने, उसके एक हिस्से पर मैं चाहता हूँ कि बिलखुसूस बात हो, क्योंकि वो बैन-अक़वामी मीडिया के अंदर उसकी बड़ी तशहीर हो रही है। आपने कहा, और एग्जैक्ट कोट मेरे सामने है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफ़ॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, हो चुका है। ये एक हिस्सा है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा, लेकिन साथ आपने ये भी कहा कि 1.5 साल कबल दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। बट फर्स्ट ऑन दिस, क्यों बतौर वज़ीर दिफा आप एक इस इमेज को रीइंफोर्स कर गए? मतलब आप ये ओन करते, पहले तो ये बताना, इज दिस योर नहीं, जो मैंने बिल्कुल मैं ओन करता हूँ, मैं बिल्कुल उसको डिसोन नहीं कर रहा, मैंने जो बात कही है। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट जो है उस सेंस में नहीं है, ये जिस सेंस में IMF की बात हो रही है या उस सेंस में नहीं है। आप देखें, आप कोई बैलेंस शीट बना लें, मैं छोटा मोटा ऐसे फालतू सा बैंकर रहा हूँ, बैलेंस शीट बना लें पाकिस्तान की जो है,
आप देखें FBR के पास कितनी कैपेसिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, क्या वो टैक्स कलेक्ट होता है? लोगों ने सीटें खरीद ली हुई हैं सेनेट की और नेशनल असेंबली की, जो टैक्स चोर है वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैं आपको सेक्टर भी बता देता हूँ, आप एक डिटेल प्रोग्राम बेशक मेरे पे इस पे कर रहे हैं। एक तबका जो है वो 1,500 कनाल के गोल्फ कोर्स पे बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप रूडा का बना रहे हैं प्रोजेक्ट, जहाँ पे लोगों की झुग्गियों के ऊपर आप जो है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली, मैंने हो सकता है डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया हुआ, मौजूदा एनवायरनमेंट में उसकी इंटरप्रिटेशन और होती। मैं कहता कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, मॉरली बैंकरप्ट भी हो गए हुए हैं और अदरवाइज भी बैंकरप्ट हो गए हैं। मैंने अभी बताया आपको कि 900 बिलियन का नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। हमारा BIA का डेट जो है, उसकी सर्विस जो है, इंटरेस्ट जो है वो 70-80 बिलियन के करीब है उसकी, और वो मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता जितना उनका इस वक्त डेट है। आप जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, इन चीज़ों को नहीं लेंगे, तो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर ये चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट होती हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो एंड ऑफ द डे नीचे आके वो जो है आपको पता लगता है जी कि आपकी बैलेंस शीट तो फारग है। तो मेरा कहने का स्टेटमेंट इस तरह नहीं हुआ, हिंदुस्तान के मीडिया में इसको बड़ा पिक किया गया। जी बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने तो आप रिट्रैक्ट कर लेते, आप कहते मैंने ये बात ही नहीं की। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि व्हाट आई मेंट। सो यू डिडंट मीन कि इकोनॉमिकली डिफॉल्ट कर रहे हैं, टेक्निकली डिफॉल्ट कर गए। आप ये कह रहे हैं कि जिस इदारे के भी आप बैलेंस शीट उठा के देखें, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मैच नहीं करते। नहीं, आप हिसाब लगा लें कि मैंने FBR के चेयरमैन जो थे, अभी नहीं है डॉक्टर साहब, पहले थे, आज से 1.5-2 साल पहले मैंने PAC की मीटिंग में उनसे पूछा कि आपको शॉर्टफॉल कितना है ड्यूटी का अंडर इन्वॉइसिंग का, सिर्फ एक मुल्क से। मैं मुल्क का नाम भी लिया, एक मुल्क से। वो थोड़े चुप रहे। मैंने कहा जी मेरी इन्फॉर्मेशन है 3 से 4 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये चोरी होती है ड्यूटी 3 से 4 बिलियन डॉलर। तो आप किस तरह सॉल्वेंट रह सकते हैं? यानी मैंने खुदा न खास्ता ये कोई मुल्क के लिए कोई ऐसी नुकसानदेह, मैं आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग कि कहाँ बीमारियाँ हैं। फॉर गॉड्स सेक आप कंपैटिबल अपना लाइफस्टाइल रखें, जो आम आदमी जो है जो उसको देखे तो उसको दुख ना हो। देखिए ख्वाजा साहब, आप पाकिस्तान के जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस, उनमें आते हैं। आप मुतअद्दद बार असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं। आप इस वक्त 3-4 जो कलीदी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक आपके पास है वज़ारत दिफा, वज़ारत उज़्मा है, फाइनेंस है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है और इंटीरियर भी बीच में डाल, 4 वो मिनिस्ट्री हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब। ये आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं पब्लिकली, ये वज़ीर आज़म साहब को क्यों नहीं बताते? ये वज़ीर आज़म साहब को देखना, सबको पता है जी, ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है, ये सबको पता है। आप देखें, फॉर गॉड सेक, गवर्नमेंट को मैं बिलीव करता हूँ इसमें, बाकी लोग बिलीव करें या ना करें, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन एनी बिजनेस, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे कोई और है, किसी बिजनेस में उसको सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन दो उसके पास काम होने चाहिए कि ये जो नोक पलक कौम की दुरुस्त करनी है, उनको पढ़ाना है, उनकी हेल्थ की, बाकी हर काम में हमने टांग फंसाई हुई है। आप देखें कि 1997 में जब मैं प्राइवेटाइजेशन पोर्टफोलियो था मेरे पास, तो मियां नवाज शरीफ ने एक लिस्ट मुझे दी प्राइवेटाइजेशन में, PIA सरफहरिस्त थी, आज तक नहीं हुई। आप देखें वेस्टेड इंटरेस्ट इस मुल्क में कितना स्ट्रांग है कि आज 25-26 साल हो गए हैं, वो एयरलाइन जो है जनाजा बन गई हुई है। लेकिन ख्वाजा साहब, आपकी तरफ से जब ये बयान जाता है, जो सुनने वाला है वो उस बयान से भी ज़्यादा मुतासर होता है जिसकी अभी आपने वजाहत कर दी। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि वी आर हेल्पलेस, मतलब ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग है, और वो कहते जी ये ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा होके गल कर रहे हैं, तो फिर रह नहीं देने। मेरा मतलब है फिर मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैं आपकी बात से सवाल, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप कर जाऊँ, वो भी तो एक गुनाह होगा, वो भी तो एक जुर्म होगा। चुप नहीं करने के बाद कि मैं बैठा हुआ हूँ रिंग साइड सीट के ऊपर बैठ के मैं वॉच कर रहा हूँ सारा कुछ जो है। तो मेरे अगर 3 स्टेजेस होते हैं, या तो मैं आपका हाथ रोकूं, अगर हाथ नहीं रोक सकता तो कम से कम ज़बान से बोलूं, और तीसरी ये कि दिल से मैं कम दूसरे स्टेज पे तो मैं खड़ा हूँ। ठीक, अगर मैं वज़ीर हूँ
अगर मेरी वजारत जो है या मेरा ओहदा जो है या मेरा सियासी मकाम जो है वो इस चीज़ में रुकावट है कि मैं बात नहीं कर सकता, जो भी हकीकत है उसको बयान नहीं कर सकता, तो देन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त ज़ाहिर है बतौर ख्वाजा आसिफ आपसे बात नहीं कर रहा, वज़ीर दिफा के तौर पे बात कर रहा हूँ। हुकूमत के अंदर आप मौजूद हैं। जब आपकी पार्टी, चले पार्टी के हवाले से बात, जब आपकी पार्टी की हम बात सुनते हैं तो उसमें भी वाविल है। ख्वाजा साहब, इस मुल्क के अंदर बतौर सहाफ़ी और टैक्स पेयर मुझे जो बहुत परेशान कुन बात लगती है कि सदर से लेके और ऑफिस के अंदर पियन तक हर कोई मजलूम है। सदर अपनी मजलूमियत का रोना रोता है, आर्मी चीफ अपनी मजलूमियत का रोना रोता है, ISI अपनी मजलूमियत का रोना रोती है कि वी आर अंडर अटैक, वी आर अंडर अटैक। पार्लियामेंट, ऑपोजिशन, जजेस, मीडिया, एवरीबडी इज एग्रीव्ड। मेरी बात सुने, मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे 60 टर्म्स हो गई हैं पार्लियामेंट में, उससे पहले मेरे वालिद ने 6 टर्म्स गुजारी। 1951 से लेके आज 2023 है, यू आर टॉकिंग ऑफ 70 ईयर्स। एक प्लॉट भी नहीं मिला हमें, ना मांगा है ना मिला है। तो ये कोई मैं कोई फुकरा तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं खाता पीता आदमी हूँ जो है, मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये मैं प्लॉट जो है अल्टीमेटली तो 4 फुट बाय 6 फुट वाले प्लॉट में जाना है ना। ये लोग क्यों प्लॉट इतने इकट्ठे कर लेते हैं? इतने बड़े बड़े लोग जो है प्लॉट इकट्ठे कर रहे हैं, इस सोसाइटी में भी लाया, उधर भी लाया, उधर भी लाया, हर पास से हाथ मार रहे हैं इन्हें। तो ये देखें मॉरल स्टैंडर्ड आप देखें। आपने अभी बात की थी कि उन्होंने कहा आप रोल मॉडल हैं इमरान खान। जी जज साहब ने फरमाया तो दुआ है, आप भी दुआ करें। मैं दोनों हाथ उठा कहते हैं कि अगर वो रोल मॉडल हैं तो उनके जो औलाद जो है वो उस रोल मॉडल के मुताबिक निकले, दुआ करते हैं ना। फिर इसमें अगर वो इतना इम्प्रेस्ड है उनके साथ तो आप मेरी और आपकी दुआएं उनके साथ होनी चाहिए कि उन्हें औलाद जी ये इमरान खान वांग निकले न। चार चांद लाए उन्होंने जड़ाए गए। ठीक किसने करना है आपको? ये हमने ठीक करना है। अगर ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है कि हम और इन द प्रोसेस वी लूज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि इन द प्रोसेस वी लूज लेजिटिमेसी। जब मैं बात कर रहा हूं, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपके बनते हैं कि तू एक बैठ के टीवी के उत्ते दूसरे दिन रोने शुरू करने, रौला पाना रहना है। यू नो, मैं आई फील कि कम से कम मैं आवाज़ तो बुलंद कर रहा हूँ। मेरा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट तो नहीं कर रहा ना मुझे मेरा ओहदा या मेरी गवर्नमेंट है ना। अगर मेरा मतलब मेरी पार्टी अनकंफर्टेबल हो जाए इसके लिए तो वो एक अलग बात है कि भाई ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन आप देखें कि 3-4 आदमी वो हर जगह आपको नजर आएंगे जो रावी अर्बन डेवलपमेंट उसमें जो है और आप 4000 रुपया किराया दे रहे हैं पूरे 1600 कनाल के उसका गोल्फ कोर्स का। क्या ये मजाक नहीं उड़ा रहे आप? करोड़ों आवाम का जो है 95% या 96% हाथ कौन होगा? ख्वाजा साहब, आपने आज जो है ना इतनी लंबी सियासत के सफ़र के बाद आपने आज मैं बता के उठना है कि इसका ये हाथ कौन रोकेगा इस निज़ाम का, इस इस्तेसाल का, इस तबाही का, इस एलीट कैप्चर का? ये कौन रोकेगा? इंटाइटलमेंट। दे थिंक वी आर इंटाइटल्ड। अगर मैं सियासतदान हूँ या मैं जज हूँ या मैं जर्नैल हूँ या मैं ब्यूरोक्रेट हूँ तो मैं इंटाइटल समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए जो है कौन हल कौन करेगा? You have to tell. देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये सारे इश्यूज जो है ना, बजाय इसके कि देयर आर अदर इश्यूज आल्सो, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं उनको उन इश्यूज़ को जो है कोई उनकी इम्पोर्टेंस जो है कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन हमें ये एजेंडा रख लेना चाहिए कि हमारे देखें इमरान खान साहब अपने घर से ऑफिस आए, 98 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने ऑफिस से घर आना। आपको पता नहीं, ऑन रिकॉर्ड बात है। How can you justify that? You can't justify that. हमें जो जितने भी लोग हैं जो प्रिविलेज क्लासेस हैं यहाँ पे, जो जिनके पास मुल्क के वसाइल हैं, वो खुदा का खौफ करें। तो आप ही शहबाज साहब में 85 बंदे तो रख ले, थोड़ी घाटी कर लो। नहीं, मैं हर फोरम पे देखिए, मैं इधर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं ना। मैं अपने साथियों का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपनी लीडरशिप का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है पार्टी के साथ और लीडरशिप के साथ। तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं, अगर इस पर हम नहीं गौर करेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं, तो कौन गौर करेगा?
तो ये मैंने अगर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया डिफ़ॉल्ट का, लेकिन एक्चुअली जो है इस मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, आप देखें अगले दिन जो है एक तंबाकू के बड़े टाइकून के छापा मारा गया। वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने वहाँ पे एफबीआर को वहाँ पे बुला लिया कि छापा क्यों मारा। 1 अरब 40% अब जो मार्केट है इसकी अब तंबाकू की, सिगरेटों की, वो 1 अरब देती है टैक्स जो है, और बाकी 60% पता कितना देती है? 161 अरब। ये कौन इसको करेक्ट करेगा? अगर मैं नहीं करेक्ट कर सकता, आप मीडिया में इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। दे आर वेरी बिग पीपल, दे एक्चुअली बाय अस आउट, हमारी बोली लगाते हैं और हम बिक जाते हैं। Not all of us. No, all of us. मेरा मतलब है I take your point. तो ये अगर मेरे उस लफ्ज़ से जो है कोई कौमी सतह के ऊपर कोई किसी कि हम दिवालिया हो गए या दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ या डिफ़ॉल्ट हो गया हुआ है, उससे मुल्की सतह के ऊपर कोई ऐसी कोई बात हुई है, तो मैं आई कैन रिट्रैक्ट दैट वर्ड ऑफ माइंड, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम। आप अपनी जो नेशनल बैलेंस शीट है उससे चीज़ें ये रिमूव तो नहीं कर सकते। या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोग आते हैं, अरबों रुपए की ऑडिटर जनरल ऑब्जेक्शंस करता है, नोबडी टेक्स केयर ऑफ दैट। 15 साल की, 10 साल की, 8 साल की जो है ऑडिट रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, ये जस्ट डोंट केयर। यहाँ मैं आपको एक मज़ेदार बात, 2 मिनट चाहिए मैं। एक पंजाब के बड़े बड़े लीडर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ जाएंगे, उन्होंने बताया कि मैं एक शादी पे गया हुआ था, तो वहाँ पे जो बंदा न्योंदरे इकट्ठे कर रहा था ना, वो कहता मेरे हल्के का था। मैंने उसको बुलाया, उन्होंने कहा हूँ तक किन्ने इकट्ठे किए? उन्होंने कहा 72 करोड़ रुपये। 72 करोड़ रुपया। उन्होंने कहा वो 72 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा जी पिछली शादी इन्हों की बच्ची की शादी हुई थी, उससे 1 अरब 20 करोड़ रुपया इकट्ठा होया है। इन्हें आप मैं माफ़ी मांग लेना अगर मैं कोई गलती गुस्ताखी कर छड़ी है, लेकिन यू कांट इग्नोर दीज थिंग्स। मैं आपको नाम, इसके बाद नाम भी बता दूंगा उनका, उन्होंने खुद बताया। I have to leave it there, फादर साहब। I need some time to process this। जो आपने बताया 72 करोड़ और सवा। अब अली कम जारी सी, और वो जिस बंदे ने आइडेंटिफाई किया उसको, वो बंदा अब गिरफ्तार हुआ है आजकल। वो कहीं बड़ी जगह पे छुपा हुआ था, वो गिरफ्तार हुआ। I have to leave it there। फादर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी है। तो नाज़रीन, क्या हुकूमत वक्त इतनी ही हेल्पलेस है, बेबस है, उसके पास कुछ करने को इससे ज़्यादा नहीं है कि वो इश्यूज़ को पॉइंट आउट करे? ख्वाजा आसिफ की आपने बातें सुनी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हम आपको एक और पर्सपेक्टिव भी देना चाहते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और बड़ी ख़बर पाकिस्तान में क्या है। जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, अभी ख्वाजा साहब की बात आपने सुनी होगी। उन्होंने बताया कि किस तरह हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और हम यही कर सकते हैं कि मामलात को उठाएं, और इसको ठीक किसने करना है, इसके ऊपर मुझे जवाब उनसे कुछ मिला नहीं। मैं ज़रा आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में मसला कहाँ पे है? देखिए हुसैन भाई, ये जो हुकूमत बुज़दिल हो, जिसके जो कैप्टन हो बुज़दिल हो, तो उनका यही सूरत हाल होगा। आज मैं पार्लियामेंट हाउस गया, वहाँ मैंने देखा तो यही सूरत हाल थी। नहीं, वहाँ पे कोई बंदा या ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, और इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट नाम की कोई चीज़ है। न तो ये पार्लियामेंट भी हिस्से, ये हुकूमत भी हिस्से, ये बुज़दिल है, ये कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं, न लेते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, आपको कोई नहीं है, तो फिर छोड़ दो। जिन लोगों ने संभाला हुआ उनको कहता आके आपका, चाहे जुडिशरी हो चाहे और इदारे हमारे हो। इस वक्त तो देखिए ना, हमारे मुल्क में तो जुडिशल मार्शल लगा हुआ है, जैसे आप बैठते हैं फैसला कर लेते हैं। यानी यहाँ तक कि ये लोग उस जज के खिलाफ तो रेफरेंस बना के नहीं भेज सकते हैं। अब मुझे आप बता दें तो इसके अलावा और क्या बुद्धि हो सकती है? इस कौम के ऊपर बस अजाब डाला हुआ है, टैक्से पे टैक्से लगा रहे। भाई ये इनसे पूछे, जितने भी बड़े या सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर है या हाई कोर्ट के जजेस, इनके पेंशन कितने पेंशन है? 10-10 लाख और 12-12 लाख। इसको कम करें ना, आधे पे ले आओ।
खुद भी चीखे मारेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप सबसे ज्यादा बोझ आवाम पे डाल रहे हो और खुद भी 82 का एक कैबिनेट रखा हुआ है। जब तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है तो 82 बंदों की कैबिनेट की जरूरत फिर मुझे आप तलत हुसैन भाई मुझे आप समझा दे। मैं तो 40 साल सियासत में हुई, मैंने इसी तरह बुज़दिल और कमजोर हुकूमत नहीं देखा है इस मुल्क में। मार्शल ये एक सीरीज ऑफ फिर देखिए ये सीरीज ऑफ इनफेक्टिव गवर्नमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान के बारे में आप यही कहते थे, आपकी जमात भी उस तहरीक का हिस्सा थी जिसके ज़रिए इमरान खान को निकाला गया। यही कहते थे कि ये नाअहल है, निकम्मा है, इसके पास अगर इख्तियार है तो सही, इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर शायद नहीं हटाना चाहिए था इमरान खान को ज़ाहिद साहब कि नहीं। देखिए जी, हमारे तो यही ख्वाहिश थी और यही ये इन लोगों के थे कि शायद हम हालात ठीक कर देंगे, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो भी जिस बर्बादी की तरफ वो लोग के जा रहे थे वो बर्बादी तो चलती आ रही है, इसने उस बर्बादी को रोका नहीं है। हमारे तो ये खुशकिस्मती है कि हम भी इस कैबिनेट का कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई मशीर, कोई वजीर, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि चूंकि हमने भी सपोर्ट किया हुआ है तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी आती है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन हम यही कहते हैं कि इस मुल्क में तो भाई मैं तो इस मुल्क में सियासी देख रहा हूँ, सियासत ही खत्म हो गया। जब आपके पार्लियामेंट इतना बेहिस हो कि पार्लियामेंट कोई डिसीजन देके एक अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ है उधर जाके लिखते हैं, तो ये जो इधर तकरीरें कर रहे थे इनको चाहिए थे ये अटॉर्नी जनरल को अब प्रिविलेज कमेटी में बुलाए थे कि भाई आपके पास क्या इख्तियार है या उस जज के पास क्या इख्तियार है कि पार्लियामेंट के खिलाफ वो बात करे। तो जब आपके पार्लियामेंट इस हद तक इस नतीजे पे तक पहुंच जाएंगे और हुक्मरान जो बेटे हो, जो नाअहल हो और बुज़दिल हो, तो फिर ये सूरत हाल होगा। कौम अजाब भुगत रहा है, कौम इस वक्त पूरा कौम अजाब में है और हम समझते हैं कि इनको चाहिए कि स्टेप उठा सके। अगर नहीं उठा सकते इनका, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इनका जो कैप्टन है वो कमजोर आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता है और उसकी वजह ये सारा जो कैप्टन से मुराद क्या है? कैप्टन से मुराद नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ कौन कैप्टन? शहबाज शरीफ बेटा तो भी शहबाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ तो लंदन बेटा हुआ, शहबाज शरीफ है। और नवाज शरीफ को तो जब इसे हुकूमत लेना चाहता तो उस वक्त ये डिसीजन कर देते। अभी भी वो तो जाहिर है कि पार्टी का हेड तो वो है, तो वो भी तो कुछ करे ना, वो सिर्फ उधर बैठा हुआ है। उससे मसाइल उधर से कहते कि मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस भेजे, आप हुक्म करें, आपका भाई है, आप वज़ीर आज़म है, आप कर देना, क्यों नहीं एक्शन लेते हो? उसको कहते क्यों नहीं है कि फिर छोड़ दो, घर चले जाओ। लेकिन आपकी मुराद कैप्टन से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वो देखे ना, वो तो इस वक्त इस टीम का जो हुकूमत बैठे हुए टीम है उसमें कैप्टन कौन है? शहबाज शरीफ है ना। बाकी ये ख्वाजा आसिफ जिसकी आपने बात की, ये तो बेचारी हैं, ये तो सिर्फ बैठे हुए, ये तो शामिल महफल है। लेकिन ये बात है कि डिसीजन तो उसने लेना है, अच्छा है या बुरा है। क्यों डरते, क्यों खौफजदा है? अगर खौफजदा और डरने की बात आपके सियासी तजर्बे के पेश नज़र अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपके ख्याल में क्यों खौफजदा है? आपके ख्याल में, आपके तज़किये में क्यों खौफ? मुझे यही है कि मुझे यही लग रहा है कि उनकी कोई कमजोरियां है, बस। अगर कमजोरियां ना होती तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन यही है कि कोई कमजोरियां होंगी, उस कमजोरी के खातिर नहीं बोलते होंगे, या कुर्सी का शौक होगा, कुर्सी पे बैठने के शौक होगा। जिस तरह इमरान खान को शौक था इस तरह शायद इसको भी शौक है। वरना तो ये देखिए ना, ये डिसीजन तो 1 घंटे का डिसीजन है। कुछ भी हो इस मुल्क में, अभी आपको वोट मिला है, जो भी मिला है, जिस तरीके से भी मिला है, तो आप डिसीजन ले लें। अगर आप नहीं ले सकते तो छोड़ दो, फिर तो बेहतर यही होगा। अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देना हो, जो इस वक्त आप दे रहे हैं तज्ज़िये के साथ, कि पहला काम या पहले 2-3 काम क्या करें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जो उनके साथ खड़े रहे हैं उनको भी सियासी नुकसान हो रहा है, मुल्क का सियासी नुकसान हो रहा है, लोगों का एतमाद जमहूरियत के अंदर आपको ज़ाइल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उनको क्या कहेंगे कि 1-2-3 काम क्या करें? मैं एज ए सियासी, ना एज ए पार्टी राय नहीं है मेरा, ये मेरा सियासी राय है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुस्लिम लीग नून का सफाया हो रहा है, बाकी सारे खुश है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे मौलाना अब्दुल रहमान है, हम तो वैसे ही नहीं है, हम तो साइड पे बैठे हुए। लेकिन इस वक्त जो नुकसान है वो तो उसकी पार्टी तबाह हो रही है। अब उसको चाहिए कि भाई ये अपनी पार्टी को बचाना है। कहते जो लोग तुम लोगों के ऊपर कतल लगाते हैं तो उनको कह दो, या तो हमें चलने दो, चलाने दो, या आके संभालो। मेरा तो ये मशवरा है उसको।
कि भाई या तो खुद अगर नहीं चला सकते हो, मजबूर हो, जिस तरह आपने ख्वाजा आसिफ के बता दिया कि वो कहते हैं कि हम बैठे हुए हमसे बोल सकते। देखिए, हुकूमत में बैठ के बोलना अच्छा नहीं लगता है। अपोजिशन में आप बैठे हो बेशक बोलो, लेकिन जब हुकूमत के बैठे हो, जब सारा निज़ाम आपके हाथ में है, बज़ाहिर तो आवाम को यही है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इनका बैठा हुआ है, तो इख्तियार इनके पास है, लेकिन पीछे से आप कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो फिर क्यों इसलिए बैठे हो? फिर साफ सुथरे उनसे बात कर लो कि भाई आप ले लो, आप संभाले। ये जुडिशली ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला सबसे यही है। देखिए, जो भी डिक्टेटर आए तो उसकी नजरे जरूरत के तहत उनको हमेशा के लिए उन लोगों ने सपोर्ट किया है। आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो एक इदारा तो कहते हैं हम साइड पे हो गए, तो वो अगर इस इदारा वाकई साइड पे है तो फिर तो इनसे तो निपटो ना, इनसे तो बात करो कि भाई कब तक आप ये कभी वर्दी वाले को कहेंगे कि ठीक है तो वर्दी पहन सकते हो, सदर बन सकते हो, आप जो है ना आइन में अमेंडमेंट कर सकते हो। ये इसी जुडिशरी ने दिया था ना परवेज मुशर्रफ को। तो अगर इस मुल्क में ये सूरत, देखिए बाहर की दुनिया में हमारे क्या जगह सही हो रही है। हमें लोग कहते हैं कि ये कैसे कौम है, इनको तो पता ही नहीं है, इनको हुक्मरानी का इल्म नहीं है, उसको हुकूमत चलाने का इल्म नहीं है, तो हम पे कौन ट्रस्ट करेगा, हमें पैसा देगा? चाइना जैसा मुल्क भी अब हमें नहीं दे रहा है, सऊदीया पे हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो मुल्क तो बर्बाद ही हो गया ना जी, रह गया क्या? बिल्कुल, आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, जब ये हुकूमत आई थी आपका ख्याल था कि इतनी बुरी कारकर्दगी होगी इनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम कर लेंगे। ये लोग कह रहे थे, दावा कह रहे थे कि हम रिलीफ दे देंगे, यही था कि हमारे बाहर के ताल्लुकात हम ठीक कर देंगे। अब मुझे बता दें कि इसमें से कौन सी बात सही आज तक हुई? कोई बात नहीं हुई, बल्कि यही है कि लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स चढ़ा रहे। तो ये आप अपनी तो पहले तो कंट्रोल करो, आप अपने अखराजात तो कम करो कि ताकि कौम तो देखे। मुझे तल भाई ये बता देना कि इनने आज तक जो आए हुए इससे अपने अखराजात में कितनी कमी की है? जो हुकूमत के अखराजात होती है, जो अपने एमएनएस के होते हैं, जो अपने वजीर इतना बना के बैठा है, जो हमारे जो बड़े बड़े रिटायर होके अभी वो उसको सिक्योरिटी भी दो, गाड़ियां भी दो, उनको भी सब कुछ दे, ये सारा कटवाए ना, कौम के साथ बराबर कर दे उनको। ये जरूरत इनमें नहीं है, ये फैसला नहीं कर सकते। जब ये फैसला आप नहीं कर सकते हो तो फिर यही होगा ना जो अभी हो रहा है कौम के साथ। आई हैव टू लीव इट देयर जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक गहरा इंसाइटफुल तज़किया दिया। नाज़रीन, ट्रेंड्स पाकिस्तान में बहुत से चल रहे हैं। ट्रेंड्स के अंदर इमरान खान अदालत में, उस हवाले से भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। इमरान खान की तारीख में भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। PSL का ट्रेंड चल रहा है। एक जो मुतनाज़ा सवाल आया कि इम्तिहान के अंदर, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी अदालती वजूहात की बुनियाद पर, ज़ाती अदालती वजूहात की बुनियाद पर कमेंट नहीं करना चाहता, उसका भी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो हमने ट्रेंड चुना है वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से चुना है। मिफ्ता इस्माइल का एक बयान जिसके अंदर वो अपने मूड से हटके आपको गुस्से में नज़र आए, वो ट्रेंड बड़ा अहम है। इसके ऊपर बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का हक है कि वो गुस्से में हो। क्यों कोई शख्स ऐसे ही उठ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे? और फिर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल का शुक्रिया भी अदा किया। आइए सुनते हैं मिफ्ता इस्माइल ने, जब उन पर यह खामखा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने भी गाड़ी ली थी। एक तो मुल्क के अंदर ये वतीरा बन गया है कि आप खड़े होकर किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो जिसने नहीं किया होता फिर वो ऐसे बोलता है। I want to say this कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? मैंने कौन सी BMW ले ली? आप how can you accuse anybody of this? How can you say this? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। You sit down please. How dare you talk to me about this कि BMW मैंने ले ली? आपको नहीं, आप देखें, एक मेरी बात सुने, मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूँ। मैं 5 महीने जेल में गया हूँ without being ever guilty of anything. So I don't appreciate people telling me कि I've done something wrong. मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूँ। So don't ever tell me this. ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है। That's not funny. मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था। तो you take it back. आप इस तरह नहीं कह सकते मुझको। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। मैं बिल्कुल सवाल पूछने वाले की हैसियत में भी मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसे सवाल जिनकी कोई बुनियाद ना हो नहीं करने चाहिए।
एक और भी ट्विटर के ऊपर बातचीत चली। औरिया मकबूल जान ने ट्वीट किया शौकत अजीज़ सदीकी जो रिटायर्ड जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद की फैमिली का मुकदमा लड़ने का पहले इन्होंने जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने बाकायदा टेकअप कर दिया। तो औरिया मकबूल जान ने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का ईमान है जिसने उन्हें तक़वियत दी और वो अरशद शरीफ का मुकदमा लड़ने के लिए सफ़ बस्ता हो गए। जब जज थे तो आसमा जहांगीर समेत सब सेकुलर के ख़िलाफ़ बोलते थे और आज भी इसी टोले के वज़ीर कानून और उसकी लीगल टीम से उनका मुकाबला होगा। अल्लाह इस्तकामत दे और नुसरत अता फ़रमाए। क्योंकि शौकत अजीज़ सदीकी साहब बाकिरदार शख्स हैं, लिहाजा इसके ऊपर उनको बहुत गुस्सा आया, तिल मिलाए और कहा कि मैं आपके ज़ेर नज़र ट्वीट अभी देखी जो कि बाइस हैरत है। उसके बाद उन्होंने तारीख़ लिखी कि मेरी तकरीर के बाद जिस तरह की हर्जा सराई और जहर अफशानी आपने की थी वो मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त आप ताकतवर हलकों के कारिंदा ख़ास होने के बिना पर घमंड और गरूर में मुब्तला थे। अब जब ये लिखा तो उसके बाद ये भी कहा कि मैं आपको हक़ नहीं देता कि आप मेरे ईमान व मामलात पर कोई तबसरा करें। मुझे अगर आप में और आसमा जहांगीर में इंतखाब करना पड़े तो आप मेरा इंतखाब हरगिज़ नहीं होंगे। मैंने सारी ज़िंदगी हक़ गोई के साथ गुजारी, हक़ व दानिश फरोशी मैंने नहीं की। इसके ऊपर औरिया मकबूल ने फिर अपना तारीफ़ी ट्वीट ख़ुद ही ओवरराइड कर दिया और उसके बाद जज साहब के पीछे लट लेके पड़ गए। एक ट्वीट किया, जज साहब ने उसका भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। बीच में औरिया ने आसमा जहांगीर मरहुमा को भी घसीट लिया। बुनियादी बात करने की ये है कि न जाने लोग अपना कहा और किया याद क्यों नहीं रखते। अगर ज़रा सी भी आंखों के अंदर शर्म हो और जो कहा था और जो किया था वो याद हो तो इस किस्म का ट्वीट कोई ना करे।